हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2023 के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, जिसमें देखिए 32 क्लासेस हो चुकी हैं और इन 32 क्लासेस में हम 32 शिफ्टों के पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने 9 दिसंबर 2022 की जितनी भी शिफ्टें थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12 दिसंबर की, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करेंगे। और इसमें देखिए 12 और 13 तारीख, 2 तारीख के जो पेपर 4 शिफ्टों के पेपर हुए हैं, यानी टोटल 8 शिफ्टों के पेपर बाकी हैं। तो 8 शिफ्टों में कंप्लीट हो जाएंगे आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। 2022 में जितने भी शिफ्ट थे सभी कंप्लीट हो जाएगी इन 8 क्लासेस में। ठीक है, तो 8 क्लासेस हो रहेगी इसमें, और जिसमें सारे सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी आज की क्लास में हम इससे शिफ्ट का करने वाले हैं, बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम में सोल्व करना है वो तरीका, बिल्कुल थॉट प्रोसेस से सोल्व करने वाले हैं। कैसे आपको सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व करना है वो तरीका हम सीखेंगे। और आज CHSL 2022 का टाइप 2 का भी एग्जाम है, तो शाम को आपको उसका भी एनालिसिस मिल जाएगा। जितने भी मेंस के सवाल पूछे गए हैं उसमें पूछे जाएंगे, तो सारे के सारे सवाल आपको एक जगह यहाँ पे एनालिसिस मैं करवा दूंगा शाम को। तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें जितने भी सवाल हैं वो सारे सवाल आपको इकट्ठे यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, DI का सवाल है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन हु हैव टेकन द इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सक्लूडिंग इन द ईयर 2012? 2012 को छोड़कर जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी हुई है उनका आपको एवरेज बताना है। तो देखो, 2022 को तो छोड़ दो, सभी को जोड़ दो यहाँ से, या तो वो जोड़ के कर दो या फिर वो डायरेक्ट वाला तरीका, तो हम जोड़ के ही कर लेते हैं, सिंपल है यहाँ पे। तो देखो, यहाँ से 5 और 6 11, 11 18 और 26, 26 और 8 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो गया 340। 340 तो एक हो गया, 5 4 9, 9 2 11, 11 और 5 यहाँ से 16, 16 और 4 20। तो टोटल सम हो गया 360। और एवरेज निकालना कितने हो गए यहाँ पे, टोटल टोटल कितने टर्म है, यहाँ से 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज कितना आ गया। ये तो इजी सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा है एचसीएफ एलसीएम की दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ आपको दे रखा है, एलसीएम आपको दे रखा है। एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या आपसे पूछी है। तो ये तो इजी सवाल है, कुछ ही नहीं करना आपको। कंसेप्ट क्या होता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये दो संख्याओं के जो दे रखे हैं उनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। तो जब भी आपको दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे दिया जाए और एक संख्या दी गई होगी, दूसरी आपसे पूछी जाएगी, कुछ ही नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एचसीएफ और एलसीएम को, और जो पहली संख्या दे रखी है आपको उससे डिवाइड कर दो तो दूसरी संख्या आ जाएगी आपके पास। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो। तो देखो, यहाँ से 7 से डिवाइड कर दीजिए 21, और 7 फिर 749, और यहाँ से 22 तो कितना आ जाएगा यहाँ से 360। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से डिस्काउंट से पूछा गया है कि इन 3 डिस्काउंट में सबसे बेस्ट स्कीम कौन सी है, यानी सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसमें मिल रहा है वो आपसे पूछ रहे हैं। तो देखो, यहाँ से पहले में बोला है कि 15% और 25% की दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ओवरऑल कितनी हो जाएगी, यहाँ से फॉर्मूला लगा दो, A + B - AB / 100। तो 25 और 5 30, 40, 40 माइनस 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो देखो 25 इंटू 15 करना है। तो 25 को 10 से गुना करेंगे तो 250 आएगा, और 25 को 5 से और गुना करेंगे तो 125 और बनेगा। तो यहाँ से कितना बनेगा, 375 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो 3.75, यानी ओवरऑल यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया 36.25 का। तो 36.25% का डिस्काउंट मिलेगा इसमें। तो सेकंड वाले में देखो, यहाँ से बोला है कि 5 खरीदने पर 3 यहाँ पे फ्री मिलता है, यानी टोटल कितना डिस्काउंट मिल गया है कि 8 खरीदने पर 8 चीजों पर 3 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, यानी ओवरऑल यहाँ से 37.5% का डिस्काउंट। फ्रैक्शन आपको याद है, 3/8 की क्या होते हैं, 37.5%। तो यहाँ से जो डिस्काउंट मिला है उसको ओवरऑल 37.5% का मिला है। थर्ड में देखो, यहाँ से बोला है कि 4 खरीदने पर 6 पाता है, यानी 2 फ्री देता है यहाँ पे। कितने पर, 6 पे। तो यहाँ से 1/3, 1/3 की यहाँ से फ्रैक्शन का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 33 से 1/3%। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसमें मिल रहा है, इसको देखो, यहाँ पे 37.5 का मिल रहा है, यहाँ पे 36.25, और यहाँ से 33.33 का, यानी सबसे ज्यादा इसमें मिल रहा है सेकंड स्कीम। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये तो देखो इजी सवाल है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा है, प्रॉफिट पूछा है, तो 10 से 11 हो गया, 10% ही हो गया क्या यहाँ से, देखते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ से टाइम एंड वर्क का है कि यदि अंजू है वो बिट से 30% ज्यादा अधिक एफिशिएंट है, तो 30% का मतलब 3/10, यानी 10 है, या ए अगर 10 है तो बी कितना है, 13 है। अंजू है वो बिट से, देखो बिट से बोला है, उल्टा बोला है। यहाँ से बोला है कि अंजू है वो बिट से 30% ज्यादा है, यानी बिट है अगर 10 की एफिशिएंसी काम करेगा तो ए कितना काम करेगा, उससे 3 ज्यादा काम करेगा, यानी 13 यूनिट का काम करेगा। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो बोला है कि दो एक साथ काम करते हुए उस कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा अगर अंजू है वो अकेले 23 दिनों में कंप्लीट कर सकती है। तो अंजू अगर 23 दिनों में कंप्लीट कर सकती है, कितनी एफिशिएंसी से, 13 यूनिट की एफिशिएंसी से काम कर रही है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 23 इंटू 13। ये इतना काम करेंगे, टोटल इतना वर्क है। और इस काम को अगर किससे करवाएं, दोनों मिलकर काम करें, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना यूनिट काम करेंगे एक दिन में, 23 यूनिट का काम करेंगे।
23 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम लगेगा उसको? 13 दिन लगेगा। नेक्स्ट सवाल देखो, ये अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है। सबसे जो मतलब इसमें बोर्ड एंड स्ट्रीम में अच्छा सवाल पूछा जाएगा तो इसी कंसेप्ट पे पूछा जाएगा। इस टाइप का सवाल दे दिया जाएगा और इसमें आपको इक्वेशन सोल्व करनी ही होती है। बोला है देखो आपको कि एक नाव है जो 8 घंटे में धारा के अपोजिट, अप स्ट्रीम है वो 25 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम है वो 39 किलोमीटर चलती है, कितने घंटे में? 8 घंटे में। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, क्या बन जाएगी कि 25 किलोमीटर है वो अप स्ट्रीम चलती है तो इतना टाइम लगेगा उसको, 25 डिवाइडेड बाई अक्स माइनस वाई। अक्स क्या है? यहाँ से उस आदमी की चाल है, वाई क्या है? जो धारा की चाल है। ठीक है, बोर्ड की बोल दो, अक्स बोर्ड की बोल दो, और वाई क्या बोल दो इसको? धारा की चाल बोल दो। इतना टाइम लगेगा इसको, प्लस 39 किलोमीटर है वो डाउन स्ट्रीम चलती है तो डाउन स्ट्रीम की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? एक्स प्लस वाई। और टोटल टाइम कितना लगता है? 8 घंटे। तो ये तो हो गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है कि अगर ये है 11 घंटे में धारा के अपोजिट 35 किलोमीटर और अनुदिश है वो 52 किलोमीटर है, ठीक है, धारा की दिशा में। दूसरी इक्वेशन यहां से बन जाएगी 35 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई प्लस 52 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस। तो कितने घंटे में? टोटल 11 घंटे। ये दो इक्वेशन दे दिया जाए और यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है, यहाँ से या तो एक्स पूछ ले या फिर वाई पूछ ले, या इससे भी आगे पूछ ले कि अगर बोट है वो इतने किलोमीटर की स्पीड से इतने किलोमीटर को अगर तय करना तो कितना टाइम लगेगा, तो आपको फिर स्पीड पता होनी चाहिए, तो फिर आगे भी पूछा जा सकता है। तो आगे कुछ भी पूछ ले तो यहाँ से एक्स और वाई निकालना है हमें मेनली। तो कैसे सोल्व करेंगे? देखो यहाँ से जैसे आप क्या कर दो, 1/x-y है, 1/x-y है, इसे मैं कैपिटल एक्स मान लेता हूँ तो ये तो क्या बन जाएगा? 25 कैपिटल एक्स प्लस 39। यहां से 1/x प्लस वाई को मैं कैपिटल वाई मान लेता हूँ। क्लियर? ये 8 नंबर। इसी तरीके से ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 35 कैपिटल एक्स प्लस 52 कैपिटल वाई इज इक्वल टू 11। अब यहां से सोल्व कर सकते हो क्या कि किसी भी यहाँ से एक वेरिएबल को आप इक्वल बना दो। कैसे बनेंगे? देखो यहाँ से 25 है, यहाँ से 35 है, तो मैं इसे 7 से गुना कर दूं और इससे यहाँ से 7×5 = 35 है, 5 से गुना कर दे तो ये इक्वल बन जाएगा, यहाँ से 175 बन जाएगा। तो ये तो कट जाएगा, यहाँ से मैं माइनस कर देता हूँ तो ये तो कट जाएगा और ये सभी से इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, ये 5 से होगा और ये भी 5 से। 39 × 7 करोगे, 7 चौक 28, 280 में से 7 घटा दो तो 280 में से 7 घटाएंगे तो 273 वाई आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 260 आएगा। डिफरेंस करेंगे तो कितना बनेगा? यहाँ से 13 वाई का बनेगा इज इक्वल टू 8×7 = 56 और यहाँ से 55, तो एक बच जाएगा यहाँ से। यानी कैपिटल वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1/। कैपिटल वाई हमने क्या माना था? 1/x प्लस वाई माना था, यानी x प्लस वाई है वो कितना हो गया? 13। ये आपके पास आ गया x प्लस वाई 13। एक्स प्लस वाई किसी भी इक्वेशन में यहाँ से पुट कर दो। देखो यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू 13 पुट करते, 13×3 = 39, 3 हो गया, 3 उधर जाएगा तो 5 बन गया। तो यहाँ से 25 इक्वल टू ये 5 एक्स माइनस वाई होगा, 5 डिवाइड करते ही एक्स माइनस वाई है वो कितना आ गया आपके पास? 5 आ गया। अब देखो एक्स माइनस वाई आपको 5 आ गया, एक्स प्लस वाई आपसे पता है 13 है, यहाँ से निकाल सकते हो क्या? हमें पूछा क्या है? यहाँ से आपसे पूछा है धारा की स्पीड क्या होगी, यानी y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू कैसे निकालते हैं? इनका डिफरेंस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 कर देखो यहाँ से डिफरेंस कितना होगा? 13 - 5 कर दो 8 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगी आपके पास y की वैल्यू। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो इस टाइप से इसको सोल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी सवाल बन जाता है। तो इसमें जब आप एग्जाम में सोल्व करोगे यहाँ पे लगभग 1 मिनट तो आपका लगने वाला है। तो जब भी फर्स्ट अटेम्प्ट करो तो इस टाइप को देखते ही एक बार छोड़ देना, जब आपके पास टाइम बचे लास्ट में तब इसको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट सवाल देखो, अच्छा सवाल है यहाँ से, इफ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा आपको पी दे रखा है और आपसे ये वैल्यू पूछा है। क्लियर है? तो देखो यहाँ से कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा देखते ही आपके पास दिमाग में ये आना चाहिए, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। अगर ये पी दे रखा है तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या हो जाएगा? 1/p। लास्ट शिफ्ट में भी बताया था मैंने इसका कंसेप्ट क्या होता है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। यानी कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इसलिए ये रिवर्स हो जाता है। क्लियर? अब यहां से देखो पूछा क्या है हमसे, वो देखो यहाँ से p² - 1/p² + 1 पूछा है। यानी मैं इसको देखो इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या कि p - 1/p डिवाइडेड बाई p + 1/p। यहां से दो ऊपर नीचे में p से डिवाइड करके वैसे निकाल लो, या यहां से इस तरीके से देख के ही पता चलता है। तो p - 1/p और p + 1/p तो यहां से निकाल सकते हैं क्या? देखो p + 1/p निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 कोसेक थीटा आएगा, नीचे तो 2 कोसेक थीटा आ गया। p - 1/p करेंगे तो यहां से कितना बनेगा? 2 कोट थीटा बनेगा, 2
कोट थीटा बनेगा, 2 से 2 कट गया, कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस अपॉन साइन, और यहाँ से कोसेक थीटा तो नहीं, 1 अपॉन साइन, तो कितना आंसर आ गया इसका, कोस थीटा। तो ये होता है इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, ये तो इजी सवाल है। एक मशीन है, वो 240 औजारों को काटने में 10 घंटे लेती है, तो 25 घंटे में कितने औजारों को काटेगी। 10 घंटे में 240 काट रही, तो 1 घंटे में 24 औजारों को काटेगी। तो 25 घंटे में 24 इंटू 25 कर दोगे, तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6। पता है ना आपको, 240 को देखो यहाँ से 24 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो 25 की ट्रिक क्या होती है मल्टीप्लाई करने की, इसको 4 से डिवाइड करो और 2 जीरो लगा दो इसके आगे, तो 4 से डिवाइड करते तो 6 आएगा, 6 के आगे 2 जीरो लगा दो, ये 600। ये कैलकुलेशन का पार्ट है। नेक्स्ट सवाल देखो, इसको तो माइंड में भी कर सकते हो। देखो ये सवाल तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव लग रहा होगा, लेकिन यहाँ से माइंड में कर सकते हैं। देखो m यहाँ से 1 अपॉन m माइनस 2 है, और ये आपसे पूछा है, यानी m माइनस 2 चाहिए हमें यहाँ से। तो यहाँ से ये 4 लिखा हुआ है, 4 में से 2 को मैं उधर ले जाऊं तो m माइनस 2 ही बन जाएगा। ये बन गया x प्लस 1 अपॉन x। ये चीज माइंड में चलनी चाहिए। x प्लस 1 अपॉन x आपके पास 2 आ गया, और x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर पूछा है, तो क्या होता है, इसका स्क्वायर माइनस 2 कर दो, 4 माइनस 2, ये हो गया आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखो, ये भी अच्छा सवाल पूछा गया है। वो जो है देखो, यहाँ से बोला है कि cos 2a cos 2b प्लस साइन स्क्वायर a माइनस बी माइनस साइन स्क्वायर a प्लस बी क्या होगा। अब आपको इसमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो रहने दो यहाँ पे। इस चीज को क्या लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर a माइनस बी माइनस साइन स्क्वायर a प्लस बी। ये हो गया क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी लिखेंगे, तो ये बनेगा साइन a माइनस बी। एक बार तो प्लस में लिख दो, एक बार तो हमने प्लस में लिख दिया, और एक बार लिख दिया इसे माइनस में, तो साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी। अब यहाँ से साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो। देखो साइन सी प्लस साइन डी, और यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे लगा देंगे, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 करोगे तो बी से तो बी कट जाएगा, 2a बनेगा, 2a डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो a बन जाएगा। cos c माइनस डी बाई 2 करोगे तो a माइनस बी, और यहां से a प्लस बी है, दोनों को माइनस करोगे तो माइनस का 2a बनेगा, यहाँ से माइनस का 2b बनेगा। ठीक है, माइनस का 2b बनेगा, लेकिन कोस है तो ये तो ओड इवन फंक्शन है, तो वो माइनस तो बाहर आएगा नहीं, वो कट कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन दूसरे वाले टर्म में क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाओगे, वो क्या होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2। 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 करोगे तो सेम आएगा a। इसी तरीके से 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, तो साइन सी माइनस डी बाई 2 करोगे तो माइनस का b आएगा, ये बनेगा। अब देखो माइनस है, यहाँ से ओड फंक्शन है, तो ये माइनस बाहर आएगा, तो ये कंप्लीट बाहर आएगा इस तरह से। अब यहाँ से इस तरीके से बन गया कि देखो 2 साइन ए कोस बी, तो ये तो क्या बन गया 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। साइन 2 ये क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसी तरीके से 2 है, एक 2 रह गया, 2 कोस बी, और यहाँ पे साइन भी है, तो ये क्या बन जाएगा कोस 2b। अब देखो फॉर्मूला बन गया क्या एक तरीके से, कोस 2a कोस 2b, कोस 2a कोस 2b माइनस साइन 2a साइन 2b, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है यहाँ से, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो इसी का फॉर्मूला है, ये हो जाएगा। तो आपको इसमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी हमें क्या चाहिए निकालने के लिए x प्लस 1 अपॉन एक्स। अगर हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या आ जाता है, तो इसका मान तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे के स्क्वायर माइनस 2 करके। यानी मेनली हमें क्या चाहिए x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ से निकालेंगे। देखो x यहाँ से ये 6 है, ये तो उधर चला जाएगा, माइनस 6 बन गया। यहाँ से 5 कॉमन आके वो नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से बन गया x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 6 बाई, ये बन गया। लेकिन x प्लस 1 अपॉन एक्स चाहिए, तो वो कैसे निकालते हैं, इसका तो स्क्वायर कर दें, तो 36 डिवाइडेड बाई 25, और प्लस का है, हमें प्लस का निकालना है, तो प्लस 4 कर दो और इसका रूट कर देते हैं, तब हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स आ जाता है। इस टाइप का सवाल पिछले भी कई शिफ्टों में आ चुका है, मैंने बताया बिल्कुल डिटेल में कैसे निकाल देगा। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स ये आ गया, यहाँ से ये की तो है, तो के स्क्वायर माइनस 2 करोगे, तो यहाँ से इसको सोल्व मत करो, डायरेक्ट कर दो 36 बटे 25, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा, माइनस 2 करोगे तो ये कंप्लीट क्या बन गया, यहाँ से ये तो 2 ही बच गया यहाँ पे। तो कितना हो गया 25 2 50, यानी 86 डिवाइडेड बाई 25 आ गया अपने आंसर। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए था, तो इसलिए हमने एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स लिखा, और दिया हमें क्या था एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। 35,460 है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि ये संख्या है 3 4 5 और 7 से पूर्णतः डिविजिबल हो।
तो इस टाइप के सवाल को देखो, बेसिक से तो ये तरीका होगा कि क्या करो आप, यहाँ से 35 460 है, इसमें इनके एलसीएम से, तो 7 5 35, 35 2 70 140 114 42, यहाँ से 420 से डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे पूरा, और यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बचेगा। फिर यहाँ से 420 में से ये रिमाइंडर हटा देंगे, जो भी संख्या आएगी वो इसमें जोड़ देंगे, तो वही संख्या इसका आंसर हो जाएगा। यानी आपको 420 में से रिमाइंडर घटाना, वही इसका आंसर। तो एक तो तरीका ये हो गया जिसका बेसिक तरीका है, लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग सवाल है। बिल्कुल हमें 420 से डिवाइड करना पड़ेगा हर चीज को, फिर रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है कि आप ऑप्शन मेथड से कर लो। पूछा है कि 35 460 है, इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े कि इस संख्या से पूर्णतः डिविजिबल हो। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जैसे 84 है, तो सबसे छोटी से ही हम चेक करेंगे। तो जैसे मैं 84 ऐड करूंगा यहाँ पे, तो यूनिट डिजिट क्या बन रहा है, यहाँ पे 4 बन रहा है, यानी 5 से तो डिविजिबल नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 बन रहा है जो कि 5 से डिविजिबल नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा देखो 180 है, फिर 180 जोड़ के देखेंगे, तो ये 0, 8 और 6 14, यहाँ से 5 और 6 और 5 और ये हो गया। देखो ये 3 से चेक करें तो ये 5 4 ना, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 7 से चेक कर लो, 7 5 35 64 बन रहा है, 7 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये ऑप्शन भी नहीं है। फिर हम चेक करेंगे 240 तक, ऐसे आपको चेक करना होगा। ठीक है, और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। 240 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से 6 4 10, और यहाँ से 5 और 2 7, और यहाँ से 35। अब देखो यहाँ से हो गया क्या, यहाँ पे लास्ट के 2 जीरो है, 4 से भी डिविजिबल है, 5 3 8 8 और 7, यहाँ से 15 हो गया क्या, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 5 से भी है, 7 से, 7 5 35, और एक यहाँ से 51 बार चला जाएगा। ठीक है, ये 7 से भी डिविजिबल है, यानी ये आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से एक ट्राइंगल आपको दे रखा है, जिसमें देखो एक ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें आपसे बोला है कि डी और ई है, ए बी और ए सी पर, तो डी है यहाँ पे और ई है वो ए सी पर। डी है पैरेलल है बी सी पे, देखो पैरेलल दे दिया, यानी ये ट्राइंगल क्या हो गए, एक दूसरे के समरूप हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। यदि ए डी अक्ष है, ये डी अक्ष दे रखा है, और अक्ष प्लस 3 है, ए डी है वो अक्ष प्लस 3 है, डी बी है वो 2x-3 है, ये 2x-3 है, ए ई है वो x प्लस 1 है, और ई सी है वो 2x-2। आपसे पूछा है x का मान, तो यहां से तो आप सिमिलरिटी लगा दो। सिमिलरिटी क्या होगी, देखो ए बी अपॉन, यहां से जब भी यहाँ पे पैरेलल दे दिया ना, तो ये बन जाएगा कि ए डी अपॉन, या तो आप ए डी अपॉन डी बी कर दो इस तरीके से, ए डी अपॉन डी बी है वो इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी। या फिर यहां से जब सिमिलर लगाते हैं तो ये बन जाता है कि ए डी अपॉन, इसी का ये रूप है, ठीक है, ए डी अपॉन ए बी कर दो इक्वल टू ए ई अपॉन एस, ये सिमिलरिटी लगा देंगे आप। तो इनमें से कोई सा भी लगा तो आंसर आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से ए डी अपॉन ए बी वाला लगाते हैं, देखो ए डी अपॉन ए बी, तो एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई टोटल ए बी, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, ये 3x बनेगा, ये 3x बनेगा, इज इक्वल टू ए ई है वो है आपके पास एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए सी, टोटल एक्स प्लस ए सी निकालना है, तो देखो एक्स, तो ये तो 3x बनेगा, और यहाँ से -1, बस इसको सोल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो 3x² बनेगा, 3x² प्लस 9x माइनस x -3 इज इक्वल टू 3x² प्लस 3x, 3x² से 3x² चला गया, और यहाँ से 8x है और यहाँ पे 3x है, तो ये इधर आ जाएगा, तो 5x बन जाएगा, उधर 3 चला गया, x का मान कितना आ गया 3/, ये हो गया आपके पास आंसर। तो आपको सिमिलरिटी लगानी थी, ये चीज मेरे तो माइंड में होनी चाहिए, बस ये चीज आपको लगानी थी और यहाँ पे सोल्व करना। नेक्स्ट देखो, यहाँ से एबीसी और ईडीएफ है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो आपसे बोला है कि ए बी है, सॉरी सिमिलर है, तो ए बी और डीएफ आपको ये दे रखा है, पूछा क्या है बीसी। देखो बीसी पूछा ना, यानी बीसी आपसे पूछा है, आपको सब वैल्यू 3 वैल्यू दे रखी होगी, चौथी वैल्यू आपसे पूछी, यानी सिमिलरिटी लगानी है। ए बी की वैल्यू 6 है, देखो ए बी है, ये ए बी यहाँ पे है ना, तो इसके पैरेलल कौन सा होगा, इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी वो कौन सी होगी, ईडी होगी, तो ईडी की लेंथ क्या है 8 है, इसके नीचे लिख दो, इज इक्वल टू, फिर आपको देखो यहाँ से बीसी पूछा है, यानी डीएफ दे रखा होगा, फिर तो डीएफ ए बी सी आपको निकालना है, बीसी डिवाइडेड बाई, इसमें डीएफ साइड कौन सी है, डीएफ है 16, ये 16 इसके नीचे लिख दो, सोल्व कर देंगे, 8 दूनी 16 और यहाँ 6 दूनी 12, बीसी की वैल्यू आ गई 12। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से ये अच्छा सवाल है, थोड़ा सा अलग सवाल है, ठीक है, लेकिन करना कुछ ही नहीं, मतलब बेसिक सवाल है। 14 मीटर
आधार व्यास और 9 मीटर तिर्यक ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार टेंट आपको दे रखा है, और इसमें 2 मीटर की चौड़ाई वाले कितने मीटर की आवश्यकता होगी, कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी अफवाह को नगण्य मानते हुए। यानी आपसे ये बोला है कि देखो, 2 मीटर चौड़ा कपड़ा है, इसकी लंबाई आपसे बतानी है, इसकी लंबाई कितनी होगी, और इससे एक कॉनिकल आपको टेंट बनाया गया, इस तरीके से ये टेंट बनाया गया, तो कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी ये आपसे पूछा है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा, इस तरीके से पूछा गया है, यानी क्या होगा, यहाँ से इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होगा, इसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर। इसी से तो बनेगा, पूरा का पूरा टेंट बनेगा, इस कपड़े से तो बनेगा। तो यहाँ से इस कपड़े से बनाया गया है, यानी इनका एरिया क्या करना है, यहाँ से इक्वल करना है। क्लियर है। अगर यहाँ पे चेंज किया होता, वॉल्यूम चेंज किया होता, किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करते हैं तब हम वॉल्यूम इक्वल करते हैं। यहाँ से बनाया गया है तो इससे हम एरिया यहाँ से इक्वल करें। तो एरिया इक्वल कर दो, 2 मीटर इंटू यहाँ से 2 इंटू एल, इसका एरिया, यहाँ से इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल, तो पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी है, यहाँ से 14 इसका डायमीटर है, तो 7 हो जाएगी रेडियस, इंटू यहाँ से ढलान टाइट है वो 9 दे रखी है, सोल्व कर दीजिए, 7 से 2 से काटेंगे 11, एल की वैल्यू कितनी आ गई, 99 मीटर। तो यहाँ पे तो केवल एरिया इक्वल, आपको एरिया इक्वल करना है। नेक्स्ट सवाल देखो, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, और आपसे ये पूछा है, इसको देखो यहाँ से सिंप्लीफाई करना है। कैसे भी सोल्व कर सकते हो आप, यहाँ से या तो देखो एलसीएम लेके सोल्व कर लो, यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब को सोल्व कर लो, दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से एक बार पहले यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब से सोल्व करके बता देता हूँ। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, यहां से ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा, डिवाइडेड बाई आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी तो है, ए माइनस बी से ए माइनस बी चला गया, और बाकी का टर्म तो यहाँ पे है 3ab डिवाइडेड बाई ए प्लस। अब यहाँ से एलसीएम ले लो, तो ये बन जाएगा a प्लस बी, और ये बन गया देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 3ab बनेगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये करके क्या बन जाएगा, -2ab। ये फॉर्मूला बन गया कि आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस। पुट कर दो यहाँ से, a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 4/16 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी है, वो कितना हो गया यहाँ से 48, 1/3 इसका आंसर है। बाकी यहां से आप एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हो। एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर तो क्या बनेगा, ये तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ से -3ab। अब देखो ए प्लस बी तो हो गया, ए माइनस बी बचा है, यानी ए माइनस बी तो रह जाएगा। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी का हो गया, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी तो है, यहाँ से एक तो कट जाएगी पावर, और ऊपर आ जाएगा 2 पावर बच जाएगी, डिवाइडेड बाई ए प्लस, ये सेम ही आ गया क्या आपके पास। तो किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हो उसको। नेक्स्ट सवाल देखो, व्हाट इज द टोटल बजट एलोकेशन फॉर एजुकेशन इन ऑल द स्टेट। टोटल आपको बजट बताना है, इनका टोटल सम निकालना है। निकाल दो यहाँ से, 5 4 9 2 11 2 13 14 1450 1500 1510 आ गया किसका आंसर। एक सर्किल है जिसमें 5 सेंटीमीटर की रेडियस है, जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर दे रखी है, इसके सेंटर से डिस्टेंस बतानी है। एक सर्किल है जिसमें ये इसकी जीवा की लंबाई है, ये इसका सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गई 5, और यहाँ से ये इसकी कोड है, तो 6 सेंटीमीटर लंबी इसकी जीवा है ए बी। तो मुझे बताइए ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 होगी, ट्रिपलेट बन गया 3 4 5 का, यानी ये साइड कितनी आ गई, 4 योग। वैसे आपको डायग्राम नहीं बनाना, ये चीज आप आराम से भी कर सकते हो। देखो यहाँ से 6 है ना, तो 6 का आधा 3 होगा, माइंड में इमेजिन कर सकते हो कि ये तो 3 होगी, इसका यहाँ से हाइपोटेनस से वो 5 होगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है, यानी जो साइड आएगी वो कितनी आएगी, 4 है, तो वही इसकी डिस्टेंस हो। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से K1 और K2 यहाँ से निकालना है। K1 है वो 5 देशों में एवरेज ए है, ए का एवरेज है, और बी की यहाँ पे एवरेज जीडीपी है, दोनों का एवरेज निकालना और K1 प्लस K2 करना है। क्लियर है। तो यहां से इनका एवरेज निकाल दो, या तो पहला तरीका, या फिर इनको जोड़ दो। आप वैसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। देखो वैसे ही कर लेते हैं अपन, 200 300 400, 400 के बाद में यहाँ से ये 500 हो गया, 500 650 हो गया क्या यहाँ से, इसका सम तो 650 डिवाइडेड बाई 5 हो गया, इसका एवरेज आ गया, ये बना गया। K2 निकालना है तो कितना आ जाएगा, 200 300 500 600, 685 685, और यहाँ से 710 हो गया, 710 और 795 है, 710 प्लस 85 करेंगे तो 795, और इसमें 95 और जोड़ देंगे, तो कितना बन जाएगा, 795 890 हो गया क्या आंसर। 890 डिवाइडेड बाई 5 है वो K2 की वैल्यू है। दोनों को जोड़ दीजिए यहाँ से, 650 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 890 डिवाइडेड बाई 5, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 095
14 और यहाँ से 9 और 6 15 डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 308 आ जाएगा क्या यहाँ से। क्लियर है। तो ये इसका टोटल सम हो गया K1 प्लस K2 का। तो ये तो सिंपल सवाल है, यहाँ पे एवरेज निकालना है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव आप कर सकते हो कैलकुलेशन करना। ये देखो अलग सवाल आया, थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट का सवाल है। पूछा है आपसे, देखो 10 27 10 34 प्लस 10 34 प्लस 10 29 प्लस 10 29 इंटू 10 27, ये पूछा आपसे। तो देखो यहां से आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का, कि अगर a प्लस बी प्लस सी, अगर तीन एंगल आपको दे रखे हैं, इनका सम अगर 90 डिग्री होता है, तो यहां से टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए, इसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा ए। ठीक है, आपको याद नहीं करना, ठीक है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बाकी कैसे निकालो वो तरीका सीख लो यहाँ से, क्योंकि नया क्वेश्चन है तो समझाना है। तो देखो टेन यहाँ से दोनों तरफ आप टेन लो, यहाँ से 10 90 वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन मैं इसी को उधर भेज देता हूँ। तो ये हो जाएगा 10 a प्लस बी, देखो इस तरीके से लिख दो आप पहले, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 माइनस, इस तरीके से लिख दो, दोनों तरफ आप 10 ले लो, तो 10 a प्लस बी, और ये बन जाएगा 10 90 माइनस 90 माइनस 10 a माइनस बी, सॉरी 10 a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो 10 a, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, टाइम लगेगा फिर, थोड़ा सा बड़ा वीडियो बन जाएगा। 10 a प्लस 10 b माइनस 1 माइनस 10 a 10, ये फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू 10 90 माइनस सी, हमको कोट सी बनेगा, कोट सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 सी लिख सकता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बनेगा, 10 a 10 सी प्लस 10 b 10 सी इज इक्वल टू 1 माइनस 10 a 10, ये उधर चला जाएगा, तो ये बन गया 10 a 10 b प्लस 10 b 10 सी प्लस 10 सी 10 a इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से ये प्रूफ होता है, ये इसका प्रूफ हो गया, और ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे तो देखो इनका सम है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तीनों का सम 90 बन रहा है, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गया, हमेशा 1 हो गया। तो जब भी आपके पास एग्जाम इस टाइप का सवाल आए तो आपको डायरेक्ट करना है, क्या आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, फिर आप यहां से पूरा का पूरा सोल्व नहीं करना, इस तरीके से आप प्रूव करोगे फिर सोल्व करोगे, वो नहीं करना। एक घड़ी की मिनट की सुई है, वो 20 सेंटीमीटर लंबी है, 8 बजे से लेकर 8:45 तक, कितने इसके द्वारा घूमेंगे, टोटल आपको एरिया बताना, फर्स्ट का क्षेत्रफल बताना। तो इस तरीके से होगी। आज मैं थोड़ा सा बेसिक से समझा रहा हूँ, इस तरीके से मेरे को लगता है वीडियो भी थोड़ी लंबी बनेगी। देखो यहाँ से 8 बजे, तो मिनट की सुई यहाँ पे होगी 12 बजे, ठीक है, 12 पर हो गया मिनट की सुई, तो जब पुनी 9 होगा, ठीक है, 8:45 होगी, तो ये पूरी घूम के यहाँ पे पहुंच जाएगी इस 9 पे, ठीक है, यहाँ पे ये एरिया होगा, तो ये डार्क एरिया होगा टोटल, ये टोटल। तो इसी का तो एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे यहाँ से, देखो टोटल 360 है, 360 में से बाकी का ये 90 का हटा दो, बाकी का एरिया होगा। तो मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो इसका टोटल तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू रख देते हैं अपन, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो इसमें आर क्या होगा फिर, जो मिनट की सुई है उसकी लेंथ होगी, तो 20 का स्क्वायर करेंगे 400, ये टोटल एरिया होगा, ये टोटल एरिया हो गया। लेकिन ये 360 डिग्री का है, किसका है, ये 360 डिग्री का। हमें तो क्या निकालना है, 360 माइनस 90, यानी 227 डिग्री का निकालना है क्या, तो 227 डिग्री का निकाल दीजिए, यहाँ से सोल्व करेंगे, 0 से 0, 9 से काट दीजिए, 9 3 27 और 9 चौक 36, 4 से डिवाइड करेंगे तो 100, और यहाँ से कितना बन जाएगा, 22 3 66, तो 66 100 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर मार्क बिटवीन 20 टू 30, 30 के बीच में कितने स्टूडेंटों ने अंक प्राप्त किए वो बताना है। देखो यहां से लिखा क्या है, लेस देन 10, 10 से कम मार्क्स जो आए हैं वो कितने स्टूडेंट है, 2 हैं, यानी 10 से कम लाने वाले 2 स्टूडेंट है। 20 से कम, अब 20 से कम में 10 से कम वाले भी आ गए, ठीक है, वो टोटल कितने हैं 5, तो 10 से कम वाले तो 2 हैं, यानी 0 से लेके 10 तक मार्क लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 2 हैं। 20 से कम, 0 से लेके 20 तक टोटल 5 है, जिसमें से 0 से लेके 10 तक 2 हैं, तो मुझे बताइए यहाँ से 10 से लेके 20 तक कितने बचे, 2 घटा दीजिए, ये 3 हो गए। 30 से कम वाले कितने हैं, 6 हैं, तो यहाँ से देखो 20 से कम वाले तो 5 है, तो मुझे बताइए 20 से 30 वाले कितने होंगे फिर, 6 माइनस 5 1 होगा। तो हमसे पूछा ये है कि 20 से 30 वाले के बीच में कितना है, ये 1। ये तो मैंने समझाने के लिए किया है, बाकी आपको एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट ही करना है। कैसे, जिसका पूछा है ना उससे पहले वाला का हटा दो यहाँ से। देखो यहाँ से 30 से कम, 20 से 30 के बीच में पूछा है, 20 से कम वाले 5 है और 30 से कम वाले टोटल 6 हैं, तो 5 हटा दो, कितना आ गया यहाँ से, 1 आ। अगर यहाँ से ये पूछ ले, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ लिया जाता कि 20 से लेके 40 के बीच,
20 से लेके 40 के बीच में मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट है, तो देखो 20 से कम वाले कितने हैं, यहाँ से 10 से कम वाले 10 20 है, सॉरी 2 स्टूडेंट है, और टोटल 40 से कम वाले कितने हैं, 8 है, तो 8 में से फिर 2 घटा दोगे तो ये बीच वाला है। अगर यहाँ से 40 से 50 के बीच में पूछा है तो 10 में से ये घटा दो आप यहाँ से कम वाला, तो 2 स्टूडेंट होंगे जो 40 से 50 के बीच में। क्लियर है, इस तरीके से निकाल दो। ये सवाल देखो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट का है, इंस्टॉलमेंट का सवाल, बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पे। बोला क्या है कि एक व्यक्ति है वो एक बैंक से 10% साधारण ब्याज पर 1 लाख रुपए उधार लेता है। 5 वर्षों में वो ऋण का भुगतान करता है और ऋण को चुकाने के लिए पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे साल के अंत में वो 10,000, 20,000, 30,000 और 40,000 रुपए देता है। तो उसे बताइए कि लास्ट में 5वें वर्ष के अंत में उसे कितने रुपए पे करना पड़ेगा। तो आप तो इस तरीके से समझ लीजिएगा, आपके दोस्त ने, आपके दोस्त से आपने 1 लाख रुपए लिए हैं 10% की रेट से, और आप हर साल के एंड में आप 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 रुपए 4 सालों में आपने दिया है। पूछा है कि 5वें साल में जो बचा हुआ अमाउंट है वो कितना हो, ये तो पूछा। सिंपल इंटरेस्ट से बोला है, ये याद रखना है, यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो मुझे बताइए जो फर्स्ट ईयर होगा, पहले साल के अंत में, ये फर्स्ट साल है, इसके अंत में वो कितना दे रहा है यहाँ से 10,000 रुपए, और लिया कितना था उसमें 1 लाख रुपए। अब मुझे बताइए यहाँ से 1 साल का ब्याज ही कितना हो गया उसका, 10,000 हो गया क्या, तो उसमें 10,000 रुपये ब्याज हुआ, वो 10,000 ही भर दिया उसने, यानी अभी भी अमाउंट कितना रह गया उसके पास, 1 लाख रुपए का होगा। दूसरे साल के एंड में, ये दूसरी साल आ गई, इसके एंड में उसने कितने दिए, 20,000। अब मुझे बताइए 1 साल का 1 लाख का एक 10% की रेट से, 10% की रेट से ब्याज कितना होगा, 10,000 हो गया, यानी टोटल अमाउंट हो गया 1,10,000। 1,10,000 में से उसने 20,000 तो दे दिया, यानी बचे कितना अमाउंट, ये 90,000 तो दिया, यानी 20,000 दे दिया, तो अमाउंट अब कितना बच गया उसके पास, 90,000। अब तीसरे साल के एंड में वो 1 लाख रुपए ब्याज ब्याज पर नहीं, 1 लाख रुपए के अमाउंट पे ब्याज नहीं देगा, वो 90,000 रुपए के 90,000 रुपए के अमाउंट पे ब्याज देगा। तो 90,000 रुपए का अमाउंट बचा है, इस पे 10% लेगा तो कितना बनेगा यहाँ से ब्याज, यानी 9,000 बनेगा। यानी अब आपके पास, इसके पास जो है वो 99,000 है। तो ये यहाँ से तीसरे साल के एंड में 99,000 में से उसने 30,000 रुपए तो दे दिए, यानी कितने बचे उसके पास, यहाँ से 69,000 बच गए क्या आपके पास। चौथे साल के एंड में, ये चौथे साल हो गया, चौथे साल के एंड में अब इस 69,000 रुपये पर ब्याज लगेगा 10% की रेट से, तो कितना ब्याज लगेगा यहाँ से 6,900 का लगेगा। तो टोटल अमाउंट ये बन जाएगा इसके 9 से 15, और यहाँ से ये बन जाएगा। क्लियर है, ये बनेगा कि यहाँ से 9 से 15 और ये, तो 75,900 रुपये का अमाउंट बनेगा, 75,900 रुपये का अमाउंट बनेगा टोटल। और चौथे साल के एंड में उसने 40,000 रुपये और दे दिए, तो 40,000 रुपये उसने दे दिए, तो बचा कितना अमाउंट यहाँ से, 35,900 रुपये का बच गया यहाँ से। अब ये चौथे साल का हो गया, टोटल इसके पास कितने रुपए अमाउंट बच गया है, अब इसको चुकाना है, लेकिन यहाँ से ब्याज भी तो देगा 1 साल में, और जब 5वें साल के एंड में देगा तो 1 साल का ब्याज और देगा, तो 35,900 तो उसे देना ही है, साथ में इसका ब्याज और देगा, तो 5,900 सॉरी 3,590 रुपए का ब्याज और देगा 10% की रेट से। तो ये हो जाएगा आपके पास 9,514, और यहाँ से 6,3,9 39,490 रुपए उसे लास्ट में देना है। तो वैसे सिंपल सवाल है आपके पास, जैसे वो ब्याज दे रहे हैं, ठीक है, अमाउंट होगा 1 साल में जितना अमाउंट होगा उसमें से काट दीजिए, फिर जो बचा है उस पर इंटरेस्ट लगेगा, उसमें से दे दिया, वो काट दीजिए, इस तरीके से आपको करना है, और लास्ट में जो बचा हुआ अमाउंट वो आपको बताना है। ठीक है, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग सवाल। नेक्स्ट सवाल देखो, एवरेज का सवाल है कि 6 संख्याओं का एवरेज है वो 3.52 है, उसमें से 2 संख्याओं का एवरेज है वो 3.7 है, जबकि दो संख्याओं का एवरेज है वो 2.5 है। तो 4 संख्याओं को तो बता दिया उन्होंने, बाकी की 2 संख्या ही बच गई हैं, तो उन्हें पूछा है कि बाकी की 2 संख्याएं जो बची हैं उनका एवरेज क्या होगा। अब एक तो तरीका बेसिक वाला तरीका जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, उसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा जिसमें कैलकुलेशन कम करना हो। पहला तरीका देखो, 6 संख्याओं का टोटल ये दे रखा है, उसमें से 2 संख्याओं का एवरेज ये है, तो 2 संख्याओं का एवरेज है, उनका सम तो कितना हो गया, ये हो गया क्या, पहली 2 का, तो बाकी की 2 संख्याओं का एवरेज 2.5 है, तो 2.5 इंटू 2, ये बाकी की 4 संख्याओं का सम हो गया। अब 2 संख्याएं बची हैं, 2 संख्याओं का एवरेज आपसे पूछा, मैं मान लेता हूँ उसका एवरेज 80 है, तो दोनों संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और टोटल सम है, टोटल सम कितना हो जाएगा 3.52 इंटू टोटल 6 संख्याएं हैं, ये टोटल होगी। अब इसको सोल्व करना है, यहाँ से x का मान निकालो, वही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है, देखो तो यहाँ से 37 बाई पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, वैसे सोल्व करेंगे तो भी आ जाएगा इसका आंसर। दूसरा तरीका, यहाँ से डेविएशन देखते हैं अपन, डेविएशन देख कर कैसे करेंगे, देखो टोटल तो आपको एवरेज दे रहेगा 3.52, ठीक है, यहाँ से थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, 3.52 एवरेज दे रखा है,
पहले दो का 3.70 दे रखा है, इस तरीके से बोल सकता हूँ कि 3.70 दे दिया। कितना ज्यादा दे रखा है यहाँ पे, 3.52 से 3.70 दे दिया, यानी यहाँ से 0.18 दे दिया क्या एक्स्ट्रा। तो 0.18 एक्स्ट्रा दे रखा है कितने का, दो का, तो ये टोटल इतना ज्यादा हो जाएगा। अन्य दो का एवरेज 2.50 है, यानी कम दे रखा है, 2.50 ही दे रखा है, और ये टोटल एवरेज तो 3.52 है, यानी यहां से एक्स्ट्रा यहां से कम दे रखा है, तो माइनस माइनस कितना कम दे रखा है, 1.02। तो 1.02 यहां से कम दे रखा है दो का, तो यहां से ये कम हो गया। अब आपसे दो का पूछा है, तो इनका जो सम होगा ये इसमें से कम ज्यादा जो भी होगा इसमें से हो जाएगा, और इनके सम के बराबर होगा। दो इंटू यहां से एवरेज कितना है, 3.12। अगर यहाँ पे तीन संख्या बचती तो हम तीन से गुणा करते, चार संख्या बचती तो चार से, यहाँ पे दो संख्या बची थी, दो से गुणा करके इसके सम के बराबर होना चाहिए। यानी इनका जो डेविएशन है टोटल ओवरऑल है वो इक्वल हो जाएगा, इन दोनों के कट पिटा के जो संख्या होगी इनके सम के बराबर। तो ये इक्वेशन हम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से सोल्व कर दो, देखो 8×9 = 36, तो यहाँ से कितना बनेगा, 8×2 = 16, तो और दो, दो तीन बन जाएगा, 0.6 3 6 बन गया, और यहाँ से ये बन जाएगा 2.04, ये बनेगा जो कि माइनस का है, ये माइनस का है, प्लस 2x = और यहाँ वैसे यहाँ पे तो 2 कॉमन आ रहा है ना सभी में, 2 काट ही दो, पूरा सोल्व क्यों करना है। देखो दो यहाँ से कॉमन आ रहा है, दो यहाँ से कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, काट दो। यहाँ से 0.18 है और 1.02 है, तो माइनस का कितना, यहाँ से कितना बच जाएगा 18, और यहाँ से 4, 84 बच गया, 0.84 ये होगा, और प्लस अक्स है = 3.52 है, ये उधर चला के जुड़ जाएगा, तो 0.84 जोड़ दो, तो ये बन जाएगा 8×5 = 13, और यहाँ से तो ये आ गया आपके पास अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4.36। क्लियर है। तो ये डेविएशन से थोड़ा सा कैलकुलेशन है कम हो जाती है, यहाँ से थोड़ा सा और भी कैलकुलेशन होता है ना, वो भी इजी हो जाता है, फिर आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। यहाँ से देखो सबको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, पूरा का पूरा सोल्व करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको जोड़ के फिर माइनस करना पड़ेगा। यहाँ से डेविएशन से थोड़ा सा इजी हो जाता है, टाइम कम लगता है। लास्ट सवाल देखो, यहाँ से लास्ट सवाल आपसे बोला है कि हैदराबाद में एक माइक्रोवेव है, वो एम रुपए में बेचा जाता है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है जैसे ओवन है तो ये एम रुपए में बेचा जाता है। अब एक आदमी है, जैसे आप मान लो आप बहुत जाने हो मतलब, ठीक है, वो क्या करता है, वो हैदराबाद जाता है उस चीज को खरीदने के लिए। अब हैदराबाद में, सॉरी हैदराबाद से, तो हैदराबाद में तो एम रुपए में मिलता है, हैदराबाद से मद्रास गया वो, मद्रास गया, उसे 25% कम में खरीदा। अब उससे 25% कम में खरीदा है, लेकिन उसका किराया भी लगेगा अब, तो उसे मद्रास से हैदराबाद लाने में उसको टोटल 1000 रुपये का खर्चा आया, तो ये 1000 रुपये और भी ऐड होगा उसका। उसने इसे हैदराबाद में एम रुपए में ही बेच दिया, लेकिन उससे कितना का प्रॉफिट हो गया, 10% का प्रॉफिट हो गया। तो आपको बताना है एम की वैल्यू क्या है। तो इस तरीके से मानो, एम को तो भूल जाओ आप, ठीक है, जो भी एम है ये हैदराबाद का है। 25% कम में वो मद्रास से लेके आया, 25% का मतलब 1/4, फ्रैक्शन का हो गया 1/4, यानी अगर हैदराबाद में उसे 4 रुपए में मिल रही थी वो चीज, तो उसने मद्रास में कितने रुपए में खरीदी, 3 रुपए में खरीदी। ठीक है, अगर मैं रियल मान लेता हूं तो यहां से मैं इस तरीके से मान लूं कि ये 4x और ये 3x, कि उसे 4x हैदराबाद में मिल रही थी वो चीज, उसने मद्रास में कितने रुपए में खरीदा, 3x रुपए में, लेकिन उसके 1000 रुपये किराया भी लग गया, ये 1000 रुपये किराया भी लग गया, तो इतना रुपए उसका कॉस्ट प्राइस हो गया एक तरीके से। अब वो जो वो हैदराबाद में आया ना, उसे 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, ये कॉस्ट प्राइस था इसका, और ये सेलिंग प्राइस है, एम रुपए में बेचता है, तो कॉस्ट प्राइस पे 10% का प्रॉफिट पे बेचा है, तो 10 से 11 रुपए में बेचा है, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, देखो कॉस्ट प्राइस हो गया, 10% प्रॉफिट पे बेचा, या 10 से 11 में बेचेगा, और कितने रुपए में बेचा उसने, एम रुपए में बेचा है, तो 4x में बेचेगा यहाँ से। ठीक है, एम की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या मानी है, 4x, एम की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4x, याद रख। तो यहाँ सोल्व कर दीजिए, देखो 10 है उधर चला जाएगा, तो 40x बन जाएगा, और यहाँ से बन गया 33x प्लस 11,000, तो ये बन गया 7x = 11,000। अब हमें तो क्या चाहिए, m की वैल्यू पता करनी है, m की वैल्यू 4x है, यानी 7x की वैल्यू अगर 11,000 है, तो 4x की वैल्यू कितनी होगी, 7 से डिवाइड कर देंगे, 4x की वैल्यू निकालनी, तो देखो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 44,000 डिवाइडेड बाई 7। क्लियर है, इसको सोल्व कर दो, वही इसका आंसर हो जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे, 7×5 = 35 और 7×6 = 42, दो बचेगा, 7 7×9 = 14, 6 7×8 = 56, तो यहाँ से कौन सा आ रहा है, 628, कौन सा आ रहा है, देखो 6 2 5 है, ये आ रहा है, पूरा सोल्व नहीं करना फिर। तो ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो ये टोटल 25 सवाल थे। ठीक है, थोड़े से अच्छे सवाल थे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पेपर था, ऐसे नहीं कर सकते कि इजी पेपर था, क्योंकि लास्ट शिफ्ट में जो भी सवाल पूछे गए ना, वो बिल्कुल जो पहले पिछले 10 सालों में पूछे गए वही पैटर्न के पूछे गए थे, इसमें थोड़े से नए सवाल भी पूछे गए, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल भी दिया गया है क्वेश्चन का।
ठीक है। तो बाकी अच्छी एवरेज शिफ्ट है, ज्यादा कुछ हार्ड भी नहीं है और ज्यादा इजी भी नहीं है। ठीक है, तो ये 25 सवाल हैं, ये कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें केवल 7 क्लासेस और बची हैं। 7 क्लासेस में आपके 7 शिफ्टों के पेपर में कंप्लीट करवा दूंगा, तो आपके 2022 में जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर कोई इन शिफ्ट इस सीरीज को देख लेता है, अगर कोई स्टूडेंट इस कंप्लीट सीरीज को देख लेगा ना, तो उसके ऑटोमेटिकली मॉक में भी इंक्रीज होंगे और वो 25 में से 25 सवाल इजीली कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे जितने भी कंसेप्ट है ना, आधे से ज्यादा कंसेप्ट तो यहाँ पे 80% भी सिलेबस ही आपका कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि आपने देखो यहाँ से 33 और 40 लगभग 40 शिफ्टें हैं, तो 40 शिफ्टों में आपने 25 से देखो 25 चौक 1000 सवाल आपने पढ़ लिए। अब इस 1000 सवाल में कितने कंसेप्ट होंगे, सारे के सारे कंसेप्ट तो इजीली कवर होंगे यहाँ पे। ठीक है, बाकी आज जो सीएचएसएल का एग्जाम है उसका एनालिसिस हम लास्ट मतलब एंड में देख लेंगे। ठीक है, डे ऑफ एंड, यानी आपको शाम को मिल जाएगा एक वीडियो जिसमें जितने भी सवाल पूछे गए सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नई शिफ्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।